भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 जो ओबीसी आरक्षण के लिए रखा गया, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ झगड़ करके रखा। उस समय के जो ओबीसी नेता थे उन्होंने साथ नहीं दिया। अगर उस समय पर ओबीसी नेता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का साथ देते, तो ये ईमानदारी की बात है कि जिस प्रकार इस देश में एससी-एसटी को संवैधानिक राइट्स मिले और उनको आरक्षण मिला, रिजर्वेशन मिला, ठीक उसी प्रकार से ओबीसी को भी आज़ादी के वक़्त पर ही संविधान लागू होते होने के वक़्त पर आरक्षण मिल जाता। लेकिन ओबीसी समाज के जो नेता थे, उन्होंने किसी भी प्रकार से उनको समर्थन नहीं करा, बाबा साहब की आवाज़ में आवाज़ नहीं मिलाई, तो उसका नुकसान ये हुआ कि ओबीसी समाज आज तक कहीं न कहीं आरक्षण के लिए दरकिनार किया जा रहा है। मंडल कमीशन लागू हुआ, मंडल कमीशन लागू जब हुआ तो उस समय पर भी सबसे ज़्यादा ओबीसी को जो 27% आरक्षण मिला, उसका सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया? ओबीसी ने किया। उसमें लड़ाई किसने लड़ी? शेड्यूल कास्ट ने लड़ी। मान्यवर साहब काशीराम ने उसको उस बिल को हवा दी। तो आप समझिए कि हमेशा से ओबीसी की लड़ाई जो है वो शेड्यूल कास्ट लड़ता रहा है, चाहे वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हो, मान्यवर साहब काशीराम का बहुजन कॉन्सेप्ट हो, बहुजन समाज बनाने का उनका जो अपना एक वो राजनीतिक एजेंडा था, तो आप समझिए। तो कहीं न कहीं ओबीसी को सत्ता में स्थापित करने की लड़ाई, नौकरियों में स्थापित करने की लड़ाई, उसको ज़मीन पर उसको उसके जो अधिकार है उनको दिलवाने की लड़ाई जो है वो शेड्यूल कास्ट के नेता जो है वो लड़ते रहे। लेकिन गलत बात और ये है ओबीसी की, क्या ओबीसी का जो अगला अगला ओबीसी है, जिसमें जाट है, गुर्जर है, यादव है, पटेल, ये जो मोस्ट, एक तो हो गया जो अति पिछड़ा है और एक पिछड़ा है। पिछड़ा जो ओबीसी है वो कहीं न कहीं अपने आप को सवर्ण मानसिकता, क्रीमी लेयर है जो। क्रीमी लेयर है जो, वो हमेशा से विरोध करता है। अब बताइए मुझे, जाट आरक्षण का विरोध किसने किया? जब जाट हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण माँग रहे थे तो उत्तर प्रदेश के जाट जो है उसका विरोध कर रहे थे। अभी जाटों के अभी जो है किसान यहाँ बैठे थे, जो है वो बॉर्डर पर बैठे थे, किसान बिल को लेकर के, तो उसमें आधे से ज़्यादा किसान जो थे वो उसके विरोध में थे। कौन थे? वो जाट ही थे। तो आप इस चीज़ को समझिए कि जो ओबीसी का क्रीमी लेयर है, वो कहीं न कहीं हमेशा से जो मोस्ट बैकवर्ड है, जो नाई है, कुम्हार है, तमोली है, तेली है, शाक्य है, कुशवा है, मौर्य है, पटेल है, इनको लाभ ना पहुँच जाए, ये क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट से थोड़ा-सा मिला-जुला ही है, थोड़ा-सा ऊपर है, थोड़ा-सा नीचे है, तो उसको किसी भी प्रकार का लाभ ना हो, राजनीतिक और नौकरियों का लाभ ना हो, इसलिए कहीं न कहीं जो अगला ओबीसी है, वो सवर्ण समाज के साथ मिल कर के मोस्ट बैकवर्ड के साथ और दलितों के साथ हमेशा से जो है वो लड़ाई को लड़ता रहा है। और दूसरी तरफ कहीं न कहीं जो एससी है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट जो है वो, उसकी कोशिश हमेशा से रही है कि ओबीसी को उसका अधिकार मिलना चाहिए। ओबीसी को उसका अधिकार मिलेगा तो कहीं न कहीं ओबीसी उनके साथ में लगेगा तो दौड़ेंगे। मैं तो हमेशा से कहता हूँ, भैया इस देश के अंदर मान्यवर साहब काशीराम के पूरे 40-45 साल के राजनीतिक जीवन में, पूरी मेहनत करने के बाद में मुश्किल से 15-16% ओबीसी हमारे साथ एससी के साथ में आया। और वो भी वो ओबीसी था जिस बेचारे को, जो अगड़ा ओबीसी है, उसके साथ वही छुआ-छूत करता है कि जो वो शेड्यूल कास्ट के साथ करता है। अगर नाई उसके घर बाल काटने चला जाए तो दरवाजे पे नहीं घुस सकता, बाहर ही बैठता है। धोबी उसके को क्या नाम है, कपड़े लेने के लिए जाए तो बाहर बैठता है। कुम्हार जो है वो बर्तन देने के लिए जाए तो बाहर बैठता है। तो वो जो अगड़ा ओबीसी है, अगड़ा ओबीसी जो है, जो सवर्ण मानसिकता का ओबीसी है, वो मोस्ट बैकवर्ड के साथ, अति पिछड़े बैकवर्ड के साथ में वही बिहेव करता है जो सवर्ण जो है उसके साथ करता है। तो ये सच्चाई है, जो अगड़ा ओबीसी है वो कहीं न कहीं इस रोड इसका इसका बाधा बना हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ कि वो मानने को तैयार नहीं है। मानेंगे, अब नहीं मानेंगे, 10 साल बाद मानेंगे, मानना तो पड़ेगा। देखो गिरिधर जी, जो लोग ये करेंगे मान नहीं रहे, आप समझिए, अगर वो अपने आप को ओबीसी समझता है, अगर वो आपको अपने आप को सवर्ण कहता है, सवर्ण समझता है, हम तो हमारे पास कोई कमी नहीं है। मान लिया तुम्हारे पास में खेत खलिहान है, ट्रांसपोर्ट का तुम्हारा काम है, अच्छे बिज़नेस उद्योग धंधे तुम्हारे पास में हैं, तुम्हारे साथ छुआ-छूत नहीं होती है, लेकिन ब्राह्मणवाद की मार से, ब्राह्मणवाद की लाठी से बचेगा कोई नहीं, पिटेंगे बारी-बारी से सब। अभी आप देख लीजिए, जो जाति हरियाणा में, जाट जाति अपने आप को बहुत मजबूत और दबंग मानती थी, आज एक ठाकुर सांसद की वजह से उनकी बेटियों को, गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को धरने पर, जंतर मंतर पर बैठना पड़ा और कहा कि भाई हमें न्याय दो, और बाद में न्याय तो मिलना दूर, उनको वहां से खदेड़ दिया गया जैसे कुत्ते बिल्लियों को खदेड़ देते हैं। तो जो लोग अपने आप को ये समझते हैं कि हम तो साहब जाट हैं, हम तो बड़े मजबूत हैं, हम तो साहब दूसरे सिंह हैं, हम तो बड़े मजबूत हैं, हम तो गुर्जर हैं, बड़े मजबूत हैं, इस मनुवादी सिस्टम में सब शूद्र हैं, बचेगा कोई नहीं। बेहतर यही है कि जितने जल्दी से जल्दी हो सकता है, लोग जो है उस सिस्टम को समझ लें, और समझने के बाद में जो अपने महापुरुष हैं, अब जिस दिन इस देश का जाट जो भगत सिंह को पढ़ना शुरू कर देगा, चौधरी महाराज सिंह, सर छोटू राम को पढ़ना शुरू कर देगा, तो उसके दिमाग से गुलामी निकल जाएगी, उसके दिमाग से मनुवाद निकल जाएगा। लेकिन जब तक वो अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ेगा, तब तक उसी गुलामी को ढोता रहेगा, तब तक उसी मनुवाद को ढोता रहेगा, तब तक उसी पाखंडवाद बात को ढोता रहेगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम करें बात, आप देख लीजिए कि हम बघेलों की बात करें, वो पेरियार रामास्वामी नायकर को पढ़ लें, कोली और मालियों की बात करें तो वो फूले साहब को पढ़ना शुरू कर दें।
तो जब तक मोस्ट बैकवर्ड और बैकवर्ड की जो जातियाँ हैं, वो ब्राह्मणों के द्वारा, मनुवादियों के द्वारा जो किताबें उनको पढ़ाई जा रही हैं, उन किताबों को छोड़ कर के उन किताबों को नहीं पढ़ेंगे, जो किताबें उनके पुरखों ने लिखी हैं या जो बात उनके पुरखे कह कर के गए, जो बात कबीर, नानक, रैदास, फूले, साहू जी महाराज, ये पटेल, कुर्मी सब यही तो थे, हैं? फूले साहब कौन थे? माली थे। चौधरी महाराज सिंह भारती कौन थे? जाट थे। भगत सिंह कौन थे? जाट थे। अरे तुम अपने वालों की मान लो, अम्बेडकर को छोड़ दो। जब तुम इनको पढ़ लोगे तो अम्बेडकर को अपने आप मान लोगे। लेकिन अखिलेश तो वो बेचारे 10वीं और 12वीं से ऊपर जाते नहीं है। 12वीं कर ली चल पुलिस में, 10वीं कर ली चल फौज में। जब वो यहाँ से ऊपर जाते नहीं है तो उन्हें पता है कि आरक्षण की जरूरत कहाँ पड़ेगी। उनको पता देखिए इस देश के अंदर क्या है, सफाई कर्मचारियों में एक शेड्यूल कास्ट की जाति है वाल्मीकि, जिसको कहीं कहीं भंगी भी कहते हैं। आप समझिए कि जो वाल्मीकि जाति है वो सफाई का काम करती है। अब एमसीडी में या दूसरे सफाई विभागों में उसकी 100% भर्ती है। सफाई का काम दूसरा तो करेगा नहीं, तो उसे पता ही नहीं आरक्षण की जरूरत क्या है या नहीं है। उसको पता है मेरा काम है, मैं ही करूँगा। अब पुलिस का काम है, लड़ने मरने का काम है, फौज में जाने का काम है, तो कौन जा रहा है? जाट जा रहा है, गुर्जर जा रहा है, पटेल तो ये जो मोस्ट बैकवर्ड की जाति है वो ठाकुर जा रहा है, वो उन्हें पता है कि यहाँ तो हम ही रहेंगे। वहाँ जाट बटालियन है, वहाँ और दूसरी बटालियन है, तो उनका अपना वर्चस्व है। उनका वर्चस्व तो उन्हें लगता नहीं, लेकिन जब आप इस परिपाटी से ऊपर उठोगे और जब आप जाओगे प्रोफेसर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, तब आपको लगेगा यार मैं प्रोफेसर मैं बन गया, लेकिन मुझसे जूनियर वाला वाइस चांसलर क्यों बन गया, मैं क्यों नहीं बना? तब उसको जाकर के लगेगा कि मैं मेरा जो जूनियर था वो मुझसे आगे क्यों निकल गया, क्योंकि वो ब्राह्मण था, तू ओबीसी है। तो जब तक ये लोग जैसे यादव है, यादव कहीं-कहीं जाने लगा है, पहुँचने लगा है, तो यादव को पता है कि मेरा जाति के आधार पर शोषण हो रहा है और शोषण हो रहा है तो वो बोलता है। अब बोल रहा है तो यादव भी कहीं न कहीं मनुवाद के टारगेट पर है। तो इस मनुवाद की लाठी से बचेगा कोई नहीं, पिटेंगे बारी-बारी से सब। जो पढ़ लेगा, जो उच्च शिक्षा में चला जाएगा, वो उस राजनीतिक आरक्षण को, उस जो शैक्षणिक आरक्षण है उसको समझ लेगा तो फिर उसको डिमांड भी करेगा। लेकिन अखिलेश यादव जब कुर्सी से हटे थे तो उनका जो ऑफिस है धुलवाया गया था गौमूत्र से। लेकिन उन्होंने एक बात और कही थी कि हमें 100 फुट ऊंची परशुराम की जो है प्रतिमा बनाएंगे। वो तो खुद ब्राह्मणवाद को सपोर्ट करते हैं, ओबीसी हैं वो भी। ये बात तो बहन जी ने भी कही थी कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम परशुराम की एक मूर्ति और बड़ी मूर्ति लगाएंगे। तो वो राजनीतिक बयान है। ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश का लगभग 10% वोट है, तो 10% वोट को लुभाने के लिए वो चाहे परशुराम की 200 फुट ऊंची मूर्ति लगा दें, 500 फुट ऊंची लगाए, वोट तो ब्राह्मण दे नहीं। वोट तो ब्राह्मण बीजेपी को देगा। जब वो अपनी 100 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस को छोड़ करके हिंदुत्व के चक्कर में बीजेपी के साथ आ सकता है, तो भाई तुम कौन हो? तुम कितने भी जय श्री राम के नारे लगा लो, तुम कुछ भी कर लो, नकली तो नकली रहेगा, कॉपी तो कॉपी रहेगा। जब आदमी के सामने देसी घी खाने को है तो वो डालडा क्यों खाएगा? लेकिन विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, कपिल गुर्जर और चाहे ये मोनू बजरंगी, मोनू लुहार, मोनू यादव, बिट्टू बजरंगी, ये तो सारे ओबीसी हैं, धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं तो। मैं वही बता रहा हूँ कि ब्राह्मणवाद करता क्या है कि वो जो ओबीसी की जाति है, अब यादव को गाय से जोड़ दिया, कह रहे आप तो गौ पालक हैं, आप गाय की रक्षा नहीं करोगे तो कौन भैंस करोगे? को भैंस हैं? गाय पालक पशु पालक हो तुम तो। अब गाय की लड़ाई कौन, गौ गौ रक्षा दल किसने बना रखा है? यादव ने। मुसलमानों के साथ लिंचिंग कौन कर रहा है? यादव कर रहा है। मोनू मानेसर कौन है भाई? यादव है। क्या वो कितनी भी धर्म की लड़ाई लड़ ले तो क्या उसको वो पुजारी बना देंगे? क्या उसको कोई पीठाधीश बना देंगे? क्या उसको कोई मठाधीश बना देंगे? नहीं बनेगा ना। रहेगा तो यादव ही। तो अब जैसे बिट्टू बजरंगी है, कौन है? लोहार है, ओबीसी का है। तो आप देखिए कि वो चुन-चुन करके आप ही के लड़कों को तैयार करेंगे, आप ही के लड़कों पर लिंचिंग करवाएँगे और जैसी सरकार चेंज होगी, आज बीजेपी की सरकार है, थोड़ी-सी सजा दे रखी है, कल कांग्रेस सरकार आएगी तो ये पूरी ज़िंदगी फिर जेल में सड़ेंगे। तो ज़रूरत ये है कि ब्राह्मणवाद से अपने बच्चों को बचाया जाए, अपनी पीढ़ियों को बचाया जाए, अपनी नस्लों को बचाया जाए, अपने इतिहास को, अपने संस्कारों को और अपने महापुरुषों के वैज्ञानिक सोच को बचाया जाए, संविधान को बचाया जाए। अगर ये सब कुछ बच गया तो शायद कोई बच जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। रमेश बिधूड़ी जो है संसद में गाली दे रहे हैं वो मुस्लिमों को। अरे! तो वो तो सीखा उन्होंने, उसमें कौन-सी बड़ी बात है। देखिए बीजेपी का चाल और चरित्र ये है कि जो दलितों को बेहतर गाली देगा, जो बीजेपी को क्या नाम है, जो मुसलमानों को बेहतर गाली देगा, बीजेपी उसे सांसद बनाएगी, एमएलए, एमपी बनाएगी, मिनिस्टर बनाएगी। जिस प्रकार से रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को गालियाँ दी, भरे सदन में और पूरा सदन हँस रहा था। अब क्या हो रहा है कि अब जो है वो कहीं न कहीं उसको प्रमोशन करके राजस्थान चुनाव प्रभारी बना दिया गया है। तो वो सारी चीज़ें हैं। राजस्थान में सचिन पायलट गुर्जर कम्युनिटी से आते हैं, वो कांग्रेस में, वहाँ गुर्जर को गुर्जर से मरवाने के लिए एक गुर्जर की ज़रूरत थी। रमेश बिधूड़ी गुर्जर चेहरा के रूप में अब कहीं न कहीं प्रसिद्ध हो गए। क्या भई मुसलमान को गाली बकिए, हिंदू और वो भी गुर्जर। तो फिर उनके सामने पोलैंड गुर्जर कैसे चल जाएगा सचिन पायलट? तो एक गुर्जर को दूसरे गुर्जर से कैसे लड़वाया जाए, अब वो आप राजस्थान में जाकर के देख लेना। तो वो वहाँ पर सिर्फ़ सचिन पायलट की जो लोकसभा, सचिन पायलट का जो क्षेत्र है, वहाँ गुर्जर वोट को किस प्रकार से वो बीजेपी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो उतनी लड़ाई है और कुछ नहीं है। लोग कह रहे हैं कि जो किट्टी पार्टी में महिलाएं जाती हैं उनके लिए आरक्षण आया है ये, और जो ओबीसी की महिलाएं खेत क्यार में काम करती हैं वो नहीं पहुंच पाएंगी संसद में। तो और वो गलत क्या कह रहे हैं? अभी तक जिन उद्योगपतियों के पास में, जिन सवर्ण लोगों के पास में अथाह पैसा था, वो इधर-उधर अपने फ्रेंड सर्कल में उनकी पत्नियाँ, उनकी बेटियाँ, उनकी भाभी, उनकी चाची, उनकी ताई किट्टी पार्टियाँ करती घूमती थीं।
आज जब उनके पास में पैसा आ गया तो वो किसी पार्टी से सेटिंग करेंगे, क्या महिला के लिए सीट रिजर्व है, हमारी पत्नी को दे दो। अब वो भाषण तो वहाँ दे लेती थी अच्छा खासा किटी पार्टी में, 5 स्टार होटल में बैठ करके, बियर बार में बैठ करके, कोई दिक्कत थोड़ा ही थी। अब वहाँ जा करके वो सदन में चली जाएगी, तो पैसे का खेल है, ओबीसी का आरक्षण नहीं है, ओबीसी बोल नहीं रहा है, क्योंकि ओबीसी को आरक्षण चाहिए नहीं। तो सवर्ण समाज की ये एक तरीके से जो महिला आरक्षण बिल आया, ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से ईडब्ल्यूएस सवर्णों के लिए ईडब्ल्यूएस आया था, 10% उनका पक्का हो गया। अब ये जो 33% आया, 33% में से जितनी महिलाएं चुनी जाएंगी, एससी का काट के एससी में दे दिया। अब जो बाकी है उनमें देख लेना कि तुम जो है कितना देख रहे हो, कितना समझ रहे हो, उसमें से कितनी ओबीसी की महिला चुन करके जाएंगी, एक नहीं जाए चुन करके, सारी सवर्ण महिला जाएंगी।